हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान की चित्रकला का जो पार्ट फर्स्ट है वो आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे ये आगे का समझ में नहीं आएगा आपको। और अच्छे से नोट्स बनाएं इनके। कहा जाता है जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ का स्थान प्रदान होता है, नरों में राजा उत्तम होता है, उसी प्रकार कलाओं की हम बात करें तो कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। इसकी कोई न किसी भी कला की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म, न कोई वर्ण होता है। राजस्थान की चित्रकला है वो विश्वविख्यात अजंता की कला परंपरा को आगे बढ़ाती है। और राजस्थान की चित्र शैलियाँ अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण न केवल देश में अपितु विदेशों में भी लोकप्रिय हुई हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर हम राजस्थान की चित्र शैलियों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें है मेवाड़ शैली या कहें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसकी भी विभिन्न उपशैलियां हैं। मारवाड़ शैली, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती शैली, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये सब राजस्थान की चित्र शैलियां हैं, चार शैलियां हैं और उनकी भी विभिन्न उपशैलियां हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ शैली के बारे में शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसी से राजस्थान की चित्रकला शैली का उद्भव हुआ है। मेवाड़ चित्रकला शैली है, मेवाड़ चित्रकला शैली को हम इसकी चार उप शैलियां हैं। एक तो है उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली की भी चार उपशैलियां हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आज वर्तमान में एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट इस यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि हमसे एग्जाम में चार चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि इन चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो सबसे पहले तो हम जितनी भी से मेवाड़ चित्रकला शैली को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका, और इनकी विभिन्न उपशैलियों को भी पढ़ेंगे। तो उन शैलियों के विभिन्न जो चित्रकार हैं उनको सबसे पहले आप याद रखें और नाम याद रखने हैं इनके। तो देखो, जो चावंड या उदयपुर शैली है इसके जो चित्रकार थे वो थे साहिबदीन, निसारुद्दीन, नूरुद्दीन, भैरवराम, करपाराम, गंगाराम, नानाराम, मनोहर, उमरा, जगन्नाथ, कमलचंद्र, धनराज, हीरानंद और नरोत्तम शर्मा। देखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बनाएं और उसके थ्रू इसको इनको याद रखें। हर चित्रकला शैली के और उपशैली के बहुत सारे चित्रकार हैं। मैंने तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम लिखे हैं, इन सभी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो यही बनता है। चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं और एक चित्रकार का भी नाम नहीं दिया जाता, तीन चार नाम दिए जाते हैं आपको और पूछा जाता है कि इन चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है। पिछले गत वर्षों में जितने पेपर हुए हैं उनमें यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आप इनके नाम याद रखें, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही याद करवा रहा हूँ। उसके बाद नाथद्वारा जो शैली है उसके जो चित्रकार थे, इस नाथद्वारा शैली में दो महिला चित्रकार भी थी, जिनका एक का नाम था कमला और एक का नाम था इलायची। नाथद्वारा शैली के और चित्रकार बाबा रामचंद्र, रामलिंग, सभी देखो ईश्वर के नाम से संबंधित है, भगवान के नाम है। रामचंद्र, रामलिंग, तुलसी राम, घासीराम, उदय राम, भगवान, नारायण, चतुर्भुज, ये भी भगवान का ही नाम है, देवकृष्ण, हरदेव और एक नाम आता है चंपालाल। तो ये सभी के सभी चित्रकार किसके हैं? नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं। एक था मेवाड़ के अंदर ही एक ठिकाना आया करता था, देवगढ़ ठिकाना, और देवगढ़ ठिकाना के अंदर जो चित्रकला शैली विकसित हुई वो देवगढ़ शैली कहलाई। इसके चित्रकार थे, सभी के नाम अजीबोगरीब है, देखना, बैजनाथ, हरचंद, बुगता, सॉरी बगता, कंवला, चोखा और नंगा, ये देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। तो इनकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बनाएं और उसके थ्रू इनको इन सभी के नाम को याद रखें आप, क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं इन शैलियों को विस्तार से देखेंगे एक एक को।
देखो, मेवाड़ शैली या कहें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो यह राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है। और इसीलिए इसको राजस्थान की चित्रकला की जननी भी कहा जाता है। प्रारंभ में जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके ऊपर जैन शैली का प्रभाव था, क्योंकि आपको पता है हमारी जो राजस्थान की चित्रकला है उसका उद्भव ही अपभ्रंश शैली से हुआ है। और अपभ्रंश शैली दो शैलियों का मिश्रण। कौन कौन सी शैलियाँ? एक तो अजंता शैली और एक गुजराती शैली। डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे, इन्होंने एक शैली थी चोर पंचासी का शैली, उसका उद्गम भी मेवाड़ से ही माना है। कैसे मेवाड़ से माना? देखो, चोर पंचासिका एक ग्रंथ का नाम है। सबसे समझे आप, पंचासिका, पंचासिका 50, अर्थात जो ये ग्रंथ लिखा गया है इसमें संस्कृत के 50 श्लोक हैं। 1540 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा था विल्हण ने, और इसमें संस्कृत के 50 श्लोक हैं। और उसमें क्या वर्णन किया गया है? देखो, चोर पंचासी का नाम कैसे रखा है इसका। इसमें इसमें गुप्त प्रेम का उल्लेख है। जैसे चोरी चोरी छुप छुप कर जो प्रेम किया जाता है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, चोर पंचासी का ग्रंथ में। और इसके जो चित्र बने, इसी से चोर पंचासी का शैली का उद्गम हुआ। और इसका जो उद्गम मेवाड़ से माना है डगलस बेरेट और बेसिल ग्रे ने। इस शैली में सर्वाधिक ग्रंथ चित्रित हुए हैं मेवाड़ शैली में, ये भी आप ध्यान रखें। अब देखते हैं इसकी एक एक उपशैली के बारे में। चावंड शैली और उदयपुर शैली हम साथ में पढ़ेंगे। तो इस शैली के जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ हैं, चावंड शैली के, उदयपुर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ थे वो थे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम या कहीं सुपार्श्वनाथचर्यम। ये जो दोनों जैन ग्रंथ हैं, और इन जैन ग्रंथों का सबसे पहले चित्रण हुआ था मेवाड़ में। देखो, 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ को चित्रित किया गया था। कब? 1260 में। और कहाँ पर? आहड़ में। और उस वक्त मेवाड़ के जो शासक थे वो थे रावल तेज सिंह। तो रावल तेज सिंह के समय ये ग्रंथ चित्रित हुआ था, और इसके जो चित्रकार थे वो थे कमल चंद्र। ताड़ के पन्नों पर इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था, और यह मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, सॉरी। और या कह सकते हैं यह प्रथम चित्रित ग्रंथ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, और सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ भी कह सकते हैं हम इसे। इस ग्रंथ के अंदर जीवन है, धर्म, प्रकृति, इन सब घटनाओं का चित्रण किया गया है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। अगला देखते हैं, वर्ष 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में ग्रंथ चित्रित हुआ जिसका नाम था सुपार्श्वनाथ चरितम या कहें सुपार्श्वनाथचर्यम। इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था वर्ष 1423 में देलवाड़ा में। महाराणा मोकल के समय ग्रंथ चित्रित हुआ था, और जो इसके चित्रकार थे वो थे हीरानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस तरह से दोनों ग्रंथ याद रखें कि चावंड शैली या उदयपुर शैली के कौन कौन से प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ थे। और हीरानंद हैं, वो आपको पता है किस महाराणा के चित्रकला गुरु थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हीरानंद, क्योंकि हीरानंद तो महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु हैं ही, आपको पहले पढ़ चुके हैं आप इस बारे में। आप ये बताएं, यानी चित्रकला गुरु तो आपको पता है महाराणा कुंभा कौन है, हीरानंद। और संगीत गुरु कौन थे वो आप लिखें। देखिए, महाराणा कुंभा है, उनका भी मेवाड़ की चित्रकला शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराणा कुंभा का मेवाड़ की चित्रकला शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कलाओं का स्वर्ण काल माना जाता था महाराणा कुंभा के समय को। आगे बढ़ते हैं। जो चावंड चित्रकला शैली है उसकी शुरुआत होती है महाराणा प्रताप के समय में। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, और यहीं से चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत होती है।
तो ध्यान रखें आप, चावड़ चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय में हुई थी? महाराणा प्रताप के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 1592 ईस्वी में एक ग्रंथ चित्रित हुआ था, ढोला मारू। ढोला मारू का चित्रण किया गया था वर्ष 1592 ईस्वी में। और इस ढोला मारू को किसने चित्रित किया था? जो चित्रकार थे उनका नाम था निसारुद्दीन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से बनता है, चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप के समय जो चित्रकार थे वो थे निसारुद्दीन, और उन्होंने ढोला मारू का चित्रण किया था 1592 ईस्वी में। और इसी से मुगल शैली से प्रभावित चित्रित ग्रंथ है, मुगल शैली से प्रभावित था। इसमें वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है यह चित्र। महाराणा अमर सिंह के समय यानी मेवाड़ की जो चित्रकला शैली है उस पर मुगल शैली का प्रभाव आ जाता है, और चावड़ शैली का सर्वाधिक विकास है वो भी महाराणा अमर सिंह के समय में ही होता है, या हम कहें चावड़ शैली का स्वर्ण काल कहें। सर्वाधिक ग्रंथ चित्रित हुए थे महाराणा अमर सिंह के समय में, चावड़ शैली के सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह के समय में होता है। इस समय रागमाला का चित्रण किया गया था, और एक ग्रंथ था बारहमासा। बारहमासा ग्रंथ भी चित्रित किया गया था, और रागमाला ग्रंथ भी चित्रित किया गया था महाराणा अमर सिंह के समय। इसके चित्रकार थे निसारुद्दीन। अब आगे देखते हैं, जो चावड़ शैली या उदयपुर शैली है उसका जो स्वर्ण काल था वो कहलाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो समय है वो इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इन्होंने उदयपुर में एक कला विद्यालय की स्थापना की थी। कला विद्यालय सिटी पैलेस उदयपुर में स्थापना की, सिटी पैलेस में है वर्तमान में जो उदयपुर में सिटी पैलेस है उसी के अंदर एक कला विद्यालय की स्थापना की थी महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और इसी विद्यालय में चित्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था, इसीलिए इस कला विद्यालय को चितेरों की ओबरी भी कहा जाता है, या कहें तस्वीरारों कारखानों, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ चित्रित हुए थे यहाँ पर कला विद्यालय में। कहाँ पर है? उदयपुर में सिटी पैलेस में है, और यहाँ पर चित्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसे क्या कहा जाता है? चितेरों की ओबरी या तस्वीरारों कारखानों। किसने स्थापना की थी? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। देखो, महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ की चित्रकला स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि इस समय एक तो सर्वाधिक ग्रंथ चित्रित हुए थे, और इन्होंने बहुत सारे चित्रकारों को आश्रय दिया था मेवाड़ में। इनके जो प्रमुख चित्रकार थे इस समय थे, देखो, एक तो साहबदीन और एक मनोहर। साहबदीन है, इन्होंने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने प्रारंभ किए थे साहबदीन ने। और जो ग्रंथ चित्रित हुए थे इनके शासनकाल में, एक तो रसिक प्रिया ग्रंथ चित्रित हुआ था, गीत गोविंद, रामायण। रामायण जो ग्रंथ है इसको चित्रित किया था मनोहर ने। भागवत पुराण ग्रंथ भी चित्रित हुआ था, जिसे चित्रित किया था नाना राम ने। तो आप सभी के सभी फैक्ट्स याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं, जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में ग्रंथ ये जो चित्र चित्रित हुए थे, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना, इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में। कलीला दमना है वो क्या है? देखो, एक पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी विष्णु शर्मा ने, और इस पंचतंत्र पुस्तक का अरबी भाषा में जब अनुवाद किया गया तब ये कहलाई कलीला दमना। देखो, ये दो गीदड़ हैं, उनकी कहानी है। एक का नाम था कलीला और एक का नाम दमना। पहले इनका नाम था करतक और एक का नाम था दमनक, लेकिन जब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो ये दोनों गीदड़ों का नाम क्या रखा हो गया? कलीला और दमना। दो गीदड़ों की कहानी है। एक शेर के दरबार में रहते हैं दोनों गीदड़, तो उन्हीं से संबंधित एक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। और इन दोनों गिद्धड़ों के बारे में भी सर्वप्रथम किसी ने जानकारी दी थी तो अलबरूनी थे। तो इस ग्रंथ का चित्रण कब हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कलीला दमना का चित्रण कब हुआ था? देखिए, जो चावड़ शैली कहें या उदयपुर शैली है, इसके ऊपर कंपनी शैली या कहें यूरोपीय शैली का प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभाव कब आया?
तो महाराणा भीम सिंह के समय में इस पर यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा और सर्वाधिक प्रभाव यूरोपीय शैली का इस पर पड़ा था महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। तो ये दोनों भी आप फैक्ट्स याद रखें। उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिएगा इस चित्रकला शैली में जो प्रमुख रंग है वो थे पीला और लाल। पीला और लाल रंग की प्रधानता है, कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता है। कदम्ब इस वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ है उदयपुर शैली में, ध्यान रखें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिकार के दृश्यों की जो चित्रकारी है उसमें त्रिआयामी प्रभाव, 3D प्रभाव हमें दिखाई देता है। हाथी का अधिक चित्रण हुआ है। आकाश के रंग है वो बादलों से युक्त नीला दिखाया गया है। जो जितने भी चित्र बनाए गए हैं उनमें इन सब चीज़ों की प्रमुखतया ध्यान रखा गया है, इन सब चीज़ों का। यहाँ इस शैली में जो पुरुष के चित्र बनाए गए हैं उनका गठीला शरीर, छोटा कद, लंबी मूछें दिखाई गई हैं, विशाल नयन। उनकी जो वेशभूषा है, सिर पर उदयपुरी पगड़ी है, कानों में मोती हैं, लंबा साफा धारण कर रखा है उन लोगों ने। महिलाओं के जो चित्र थे, मछली के समान जैसी आंखें हैं, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, जैसे गरुड़ होता है वैसी गरुड़ जैसी नाक है। वेशभूषा है लुगड़ी, घाघरा, कंचुकी, इस तरह की वेशभूषा पहनी है महिलाओं ने। तो ये हैं उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं जो और कई तथ्य हैं इस शैली से संबंधित। देखिएगा, भीखम चंद ने रसिकाष्टक ग्रंथ को चित्रित किया था और इस ग्रंथ के अंदर, रसिकाष्टक ग्रंथ में विभिन्न ऋतुओं एवं पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। 1540 में चोर पंचाशिका ग्रंथ का चित्रण हुआ था प्रतापगढ़ में, पहले हम बात कर चुके हैं इस पर। और इसका चित्रण किसने किया था? कवि विल्हण ने इसका चित्रण किया था। और इसमें भी जो प्रमुख चित्र है वो है चंपावती। विल्हण का प्रमुख चित्र है इस ग्रंथ में। चित्रकार है एक नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने महाराणा जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। एक चित्रकार है नरोत्तम लाल शर्मा, इन्होंने मुरली मनोहर का चित्र बनाया था, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया था। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखें कि भीखम चंद ने रसिकाष्टक ग्रंथ को चित्रित किया, कवि विल्हण ने चोर पंचाशिका ग्रंथ को चित्रण किया गया। और इसमें कितने 50 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में, और गुप्त प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। और नूरुद्दीन ने महाराणा जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया, नरोत्तम लाल शर्मा ने मुरली मनोहर का चित्र बनाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। एक है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली की ही एक उपशैली है नाथ द्वारा उपशैली। और नाथ द्वारा शैली है, इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा राज सिंह के समय को नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं देखो, एक तो इस शैली के ऊपर ब्रिज शैली और उदयपुर शैली दोनों का मिश्रित प्रभाव है। ब्रिज शैली और उदयपुर शैली का वल्लभ संप्रदाय या कहीं पुष्टिमार्गीय संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा है इस शैली पर। और इस शैली में जो भगवान श्रीनाथ जी हैं वो प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं, ये आप देख रहे हैं पिक्स में भी। और जो सबसे प्रमुख हम बात करें तो प्रमुखतया इसमें हरे व पीले रंग का प्रयोग किया गया है, हरा रंग और पीला रंग। प्रमुख पशु हैं वो गाय है, गाय का, ग्वाल बाल का, गोपियों का, इन सब का चित्रण किया गया इस शैली में। राधा कृष्ण का, कृष्ण यशोदा के चित्र बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दिखाई गई है, कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। नारी की प्रमुख वृक्ष है वो भी केले के वृक्ष की प्रधानता है इस शैली में। नारी की जो आंखें हैं वो तिरछी व मृगनयनी हैं, हिरण के समान। और सबसे प्रमुख कोई विशेषता है इस शैली की तो वो है पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण यानी पीछे चित्र बनाना। भगवान श्रीनाथ जी हैं, इनके पीछे पर्दे पर या दीवार पर जो कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है वही क्या कहलाता है? पिछवाई चित्रण।
तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, तो आप इन सबको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ शैली। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह हैं, उन्होंने वर्ष 1680 ईस्वी में द्वारिकादास चुंडावत को रावत द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था। और देवगढ़ ठिकाना कहाँ पर है? राजसमंद जिले में आता है देवगढ़ ठिकाना। और देवगढ़ ठिकाना किनको दिया था? रावत द्वारिकादास चुंडावत को। और इन्हीं के समय में देवगढ़ चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी। और इस ठिकाने के जो ठिकानेदार होते थे देवगढ़ ठिकाने के, वो कहलाते थे 16वें उमराव। 16 उमराव कहलाते थे वो। देवगढ़ चित्रकला शैली है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को। ये प्रकाश में लेकर आए थे, इस शैली के बारे में सबको बताया था। और इस शैली पर तीनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, तीनों शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है इस शैली में। देवगढ़ चित्रकला शैली में मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़, तीनों शैलियों का समन्वय देवगढ़ चित्र शैली में देखने को मिलता है। यहाँ के जो चित्र हैं वो हमें मिलते हैं, एक तो मोती महल में चित्र देखने को मिलते हैं, एक है अजारा की ओबरी, यहाँ पर भी चित्र देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर जो चित्र हैं वो भित्ति चित्र हैं, यानी दीवारों पर बनाए गए चित्र हैं। प्रमुख रंग का जो प्रयोग किया गया था वो था हरा व पीला। और प्रमुख विषय जिनके चित्र बनाए गए थे इस शैली में वो थे शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया गया था। तो ये सब देवगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चित्रकला शैली, वो है मारवाड़ चित्रकला शैली, या कहें मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इससे पहले हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में, और ये दूसरी हमारी चित्रकला शैली है मारवाड़ चित्रकला शैली। इसमें भी सबसे पहले हम यही देखेंगे, इसकी जो उपशैलियाँ हैं वो है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। आपको पता है तीनों रियासतें थी राठौड़ों की। मारवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो राठौड़ वंश था, और तीनों की तीनों रियासतें थी राठौड़ों की। एक है अजमेर शैली, ये भी मारवाड़ शैली में ही आती है, नागौर शैली और जैसलमेर शैली। तो सबसे पहले तो मेवाड़ शैली की तरह ही हमें इस चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में देखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो जोधपुर शैली है, उसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे डालचंद। डालचंद भी नाम देखने को मिलता है, या डालू भी कहते हैं कि इन्हें। अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकरदास, माधोदास, शिवदास भाटी, रतनजी भाटी, मीताराम, देवदास, रामू, कालू, नाथो, सेफू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आप सबके नाम याद रखें। बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं वो हैं मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, रामलाल, शिवराम, अली रज्जा, हसन, मेघराज जोशी, जय किशन, मोहम्मद और मोहम्मद खां। एक ही है, गलती से लिखा गया है 2 बार, तो इसको मिटाएं आप। मोहम्मद खां है, याद रखें हम नाम। किशनगढ़ शैली है, इसके चित्रकार थे नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहाल चंद बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास और अमरचंद। तो अपन यानी जितना भी हम पढ़ेंगे डिटेल में इन चित्रकला शैलियों को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है। ये चित्रकारों के नाम हमें याद करने ही हैं। अपनी ट्रिक्स व्रिक्स से कैसे भी आप याद रखें इन्हें, या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पे भी आपकी टेबल चेयर लगी हुई होती है, जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं वहाँ पर इनको लिख करके आगे सामने चिपका लें और रोज़ इनको रिवाइज करें। और रिवाइज करने से आपको याद हो जाएंगे, बार बार रिवाइज करने से। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं जोधपुर शैली के बारे में। जोधपुर शैली है, इसका प्रारंभ माना जाता है राव मालदेव के समय से इसका प्रारंभ माना जाता है।
और राव मालदेव ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, उसमें एक महल का निर्माण करवाया, चोखे लाव महल का निर्माण। और यहाँ के इस महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र यानी जो चित्र दीवारों पर बनाए गए हैं। चोखेलाव महल है, इसके जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें है एक, तो देखिएगा, राम रावण युद्ध का दृश्य, इसका चित्र बना हुआ है दीवार पर। एक बना हुआ है सप्त सती का चित्र। जब कभी आप मेहरानगढ़ दुर्ग घूमने जाएं तो आप इन्हें ध्यान रखें और देखकर भी आएं। राम मालदेव के समय में ही एक जैन ग्रंथ चित्रित हुआ था, उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ का भी चित्रण हुआ था राव मालदेव के समय में ही। ये जोधपुर शैली का ही एक चित्र है। महाराजा सूरसिंह के समय ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण हुआ था वर्ष 1610 ईस्वी में। वर्ष 1623 ईस्वी में एक व्यक्ति थे वीर जी, और इन्होंने विठल दास चंपावत के लिए रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया था। तो रागमाला ग्रंथ को चित्रित किसने किया था? वीर जी ने, वर्ष 1623 ईस्वी में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये, आप ध्यान रखें इसको। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर शैली है, इसमें महाराजा जसवंत सिंह के समय इस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, इस चित्रकला शैली पर। और जसवंत सिंह के समय कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ था। महाराजा अभय सिंह के समय एक चित्रकार था डालचंद। डालचंद था, इसने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए का चित्र बनाया था। महाराजा मानसिंह हैं, इनका समय है वो जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराजा मानसिंह का समय जोधपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, और इनके समय में ही इस शैली पर नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा मानसिंह के समय जो नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव था, आपको पता है, नाथ संप्रदाय के लिए इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर का निर्माण था महामंदिर। मंदिर का नाम है महामंदिर। और महामंदिर, इसमें एक चित्रकार है मतीराम, इन्होंने रसराज ग्रंथ को चित्रित किया है। इसी मंदिर में, महामंदिर में, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है महामंदिर जोधपुर में। किसने निर्माण करवाया? महाराजा मानसिंह ने। और चित्रकला का स्वर्ण काल भी इन्हीं का समय कहलाता है। और इस समय बहुत सारे ग्रंथ चित्रित हुए थे, जैसे शिव पुराण, दुर्गा चरित, नाथ चरित, इन ग्रंथों को चित्रित किया गया था महाराजा मानसिंह के समय में ही। महाराजा तखत सिंह के समय जो जोधपुर शैली है, इस पर यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ता है, कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी समय एक चित्रकार हुए हैं H.K. मूलर। H.K. मूलर ने वीर दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया था। तो आप ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट। महाराजा जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, महाराजा तख्त सिंह के समय कंपनी का प्रभाव देखने को मिलता है, अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिलता है चित्रकला पर। और महाराजा मान सिंह का समय इस चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। आगे देखते हैं इस शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जोधपुर शैली की। देखिएगा, लाल व पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया है, इसमें भी लाल व पीले रंग का प्रयोग अधिक है। और जो हाशिया होता है, बॉर्डर होता है, उसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। प्रमुख वृक्ष जिसको चित्रांकन हुआ है वो है आम, और ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा, स्वान आदि का भी चित्रांकन हुआ है इन चित्रों में। बादल, पहाड़, मरुस्थल आदि का भी चित्रांकन देखने को मिलता है इन ग्रंथ चित्रों में जो जोधपुर शैली के चित्र बने हैं। प्रेम कहानियों के भी चित्रांकन हुआ है, जैसे ढोला मारू, महेंद्र मोमल, रूपमती, बाज बहादुर और कल्याण रागिनी आदि का भी चित्रण हुआ है। नारी की जो आंखें हैं जोधपुर शैली में वो बादाम जैसी हैं, और उदयपुर शैली में कैसी हैं? मछली जैसी मीनाकृत आंखें हैं। ऊंची पाग पहनते थे पुरुष लोग थे।
तो ये थी जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं बीकानेर शैली। और ये भी जोधपुर शैली यानी मारवाड़ शैली की ही एक उपशैली है बीकानेर शैली। और इसका जो समय प्रारंभ होता है, इस चित्रकला शैली की जो शुरुआत होती है वो राजा राय सिंह के समय में, महाराजा राय सिंह के समय में इसकी शुरुआत होती है। और इसके समय में ही एक ग्रंथ चित्रित हुआ था, भागवत पुराण का चित्रण किया गया था महाराजा राय सिंह के समय में। देखो, आपको हर चित्रकला शैली में ये ग्रंथ देखने को मिलते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखें। हर एक चित्रकला शैली में इनका चित्रण हुआ है, इन ग्रंथों का समान समान ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है, भागवत पुराण का चित्रण। शुरुआत से ही बीकानेर की जो चित्रकला शैली है उस पर मुगल प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये बीकानेर शैली का एक चित्र है। महाराजा अनूप सिंह का समय है, इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और इस चित्रकला शैली में दो प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलित थी, एक तो थी मथेरणा कला और एक थी उस्ता कला। क्या होती है मथेरणा कला और उस्ता कला, वो भी हम देखेंगे। देखिएगा, उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब है ऊंट की खाल पर की गई स्वर्ण चित्रकारी क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर की गई स्वर्ण चित्रकारी ही उस्ता कला कहलाती है, या कहें उस्ताद कलाकारों की जो कला है वही उस्ता कला कहलाती है। महाराजा अनूप सिंह ने अली रज्जा व रुकनुद्दीन, दो उस्ताद कलाकार थे, इनको लाहौर से बुलाया था और लाहौर से बुलाकर बीकानेर लेकर आए थे इनको। और इन्हीं ने, अली रज्जा व रुकनुद्दीन ने, यहाँ पर उस्ता कला प्रारंभ की थी। बीकानेर के एक कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। वर्ष 1986 ईस्वी में सम्मानित किया गया था इनको। बीकानेर के अंदर कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। तो उस्ता कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है, ध्यान रखें आप, कौन सी, बीकानेर चित्रकला शैली। यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। किन के समय में शुरू हुई? बीकानेर के शासक थे महाराजा अनूप सिंह, और किन कलाकारों को लेकर आए थे लाहौर से? अली रज्जा व रुकनुद्दीन को लेकर आए थे। मूलतः ये पर्शिया की कला है, उस्ता कला। अगला है मथेरणा कला। मथेरणा जैन होते हैं ना, जैनों की एक उपजाति है। जैनों में ही होते हैं मथेरणा समुदाय, और स्वयं को महात्मा भी कहते हैं लोग, मथेरणा। और इन्होंने यहाँ के लोगों के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे, सॉरी, यहाँ के शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे बीकानेर के शासकों के, मथेरणा लोगों ने, मथेरणा समुदाय ने। जैनों का ही एक समुदाय है, और इन्होंने शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाए। और मथेरणा कला है, इसकी प्रमुख विशेषता है गीले प्लस्तर पर की जाती है ये चित्रकारी। तो गीले प्लस्तर पर की गई चित्रकारी मथेरणा कला कहलाती है, ये भी आप कह सकते हैं इसे। और भी बहुत सारे उपनामों से हमें जाना जाता है। आला गीला भी कहा जाता है इसको बीकानेर में, अरायस भी कहा जाता है मथेरणा कला को, फ्रेस्को भी कहा जाता है, और शेखावाटी में इसको कहा जाता है पणो। तो मथेरणा कला को शेखावाटी में पणो कहा जाता है। सभी के सभी फैक्ट्स आप याद रखें। एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है कि मथेरणा कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एक तो, और इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं, ये भी आप सब ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विशेषताएं बीकानेर चित्रकला शैली की। देखिएगा, इस चित्रकला शैली में हमें पंजाब शैली, मुगल शैली और दक्कन शैली यानी दक्षिण भारत की शैली, चित्रकला शैली, उन तीनों शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। बीकानेर चित्रकला शैली में बैंगनी रंग, सलेटी रंग और बादामी रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। रेत के धोरे, फूल पत्तियों का अधिक चित्रण किया गया है। और सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ के जो मुस्लिम चित्रकार थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र बनाए थे। हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए मुस्लिम चित्रकारों ने, ये बहुत बड़ी बात है। और बीकानेर की चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे, और बीकानेर दो विशेषताएं हैं, दो चित्रकला शैलियां हैं, एक तो है बीकानेर और एक है शेखावाटी। यहाँ के जो चित्रकार होते थे वो अपने चित्रों के साथ में खुद का नाम लिखते थे,
अपने पिता का नाम और तिथि अंकित करते थे। फारसी भाषा में लिखते थे ये लोग। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगली किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ चित्रकला शैली है, ये भी मारवाड़ शैली की ही एक उपशैली है और इस शैली को सबसे पहले प्रकाश में लेकर आए थे एरिक डिक्सन और फयाज अली। फयाज अली और एरिक डिक्सन सबसे पहले प्रकाश में लेकर आए चित्रकला शैली को। ये दोनों प्रोफेसर थे, पहले लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, कालांतर में इनका अजमेर मेयो कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है और फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने इस चित्रकला शैली को प्रकाश में लेकर आए एरिक डिक्सन और फयाज अली। महाराजा किशनगढ़ है, आपको पता है किशनगढ़ जो रियासत थी, इसमें जो राठौड़ों का ही वंश था, राठौड़ों की एक शाखा थी ये, और इसकी जो स्थापना की थी वो किशन सिंह ने की थी वर्ष 1609 ईस्वी में। किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी इस रियासत की। और यहाँ के आगे चलकर एक शासक हुए हैं महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह हैं, इन पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था और इसलिए कालांतर में क्या करते हैं, ये अपना राजपाट छोड़ देते हैं और अपना नाम भी परिवर्तित कर लेते हैं और रख लेते हैं नागरी दास। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर नागरी दास नाम रख लिया इन्होंने। और इन्हीं का जो महाराजा सावंत सिंह का समय था वो इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक बिहारी। महाराजा सावंत सिंह या कहें नागरी दास की प्रेमिका थी रसिक बिहारी। इन्होंने अपनी प्रेमिका को एक चित्र बनवाया और राधा के रूप में उसको चित्रित करवाया, राधा के रूप में चित्रित करवाया और जो चित्र बना था उस वो चित्र कहलाया बणी ठणी। रसिक बिहारी को राधा के रूप में जब चित्रित किया गया तो वो चित्र क्या नाम दिया गया उसको, बणी ठणी। उसी चित्र को हम बणी ठणी कहते हैं। और इसका जो चित्रकार था वो था मोर ध्वज निहाल चंद, उन्होंने ये चित्र बनाया था। एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा है। बणी ठणी के जो चित्र है इसको एरिक डिक्सन ने क्या नाम दिया है, भारतीय मोनालिसा कहा है। मोनालिसा से इसकी तुलना की है। मोनालिसा का एक प्रसिद्ध चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र को चित्रित किया था, मोनालिसा के चित्र को वो किया था इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसे चित्रित किया था और उसी से तुलना की है एरिक डिक्सन ने बड़ी ठड़ी चित्र की। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। बड़ी ठणी के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी में। आगे देखते हैं अन्य प्रमुख चित्र किशनगढ़ शैली के ही। एक तो है चांदनी रात की गोष्ठी, इस चित्र को बनाया था अमीर चंद ने। एक है नौका विहार का चित्र, नौका विहार का चित्र, और यह चित्र किसने बनाया था, मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था, जैसा कि आप पिक में भी देख रहे होंगे। नागर समुच्चय ग्रंथ का चित्रण ये भी मोरध्वज निहाल चंद ने ही बनाया था। देखिएगा मोरध्वज निहाल चंद प्रमुख चित्रकार थे किशनगढ़ शैली के और इन्होंने 75 से अधिक ग्रंथों का चित्रण किया था। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिएगा इस शैली पर यानी सावंत सिंह या कहे नागरी दास, इस पर वल्लभ संप्रदाय का इन पर अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए इस शैली में भी कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ है, नारी के सौंदर्य का भी अधिक चित्रण हुआ है। और एक प्रमुख विशेषता यहाँ की, एक आभूषण पहना है नारी ने नाक में और उसका नाम है बेसरी। ये भी आप ध्यान रखें, नारी के नाक का आभूषण कौन सा है, बेसरी। किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की। इस चित्रकला शैली पर हमें कांगड़ा शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। कांगड़ा चित्रकला शैली है, ये पहाड़ी जो चित्रकला है हिमाचल प्रदेश में, उसी का नाम है। इसमें सफ़ेद व गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग किया गया है किशनगढ़ शैली में, और बॉर्डर में भी गुलाबी रंग भरा जाता था। ये आप सब फैक्ट्स ध्यान रखें। आगे देखते हैं, और जो चित्रकला शैलियाँ हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ है भी नहीं। अजमेर शैली, इसमें ईसाई धर्म के चित्र अधिक चित्रित किए गए थे। एक महिला चित्रकार थी, इनका नाम याद रखें, दो महिला चित्रकार थी, साहिबा और उष्णा, अजमेर शैली की। पुरुष चित्रकार का नाम है अल्लाह बख्श।
नागौर शैली है, इसके चित्रकारों के नाम हमें नहीं उपलब्ध होते हैं। इसमें फीके रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, या कहीं बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये जो वेशभूषा होती थी वो पारदर्शी वेशभूषा के चित्र अधिक बनाए गए हैं। जैसलमेर शैली है, इसमें महेंद्र मोमल की प्रेम कहानी का अधिक चित्रांकन हुआ है, और इस शैली पर भी किसी भी शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। प्रमुख रंग था जैसलमेर शैली का वो पीला है। तो इनमें इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, पहले वाली आप याद रखें अच्छे से। और अन्य ठिकाने और उनके चित्रकार की हम बात करें, देखिएगा जो अपनी मारवाड़ शैली है, इसी के अंदर हमने बहुत सारी उपशैलियाँ देख ली हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ठिकाने थे, उनमें भी चित्रकला विकसित हुई है, और उनके ठिकानों के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके हम नाम देख लेते हैं। एक ठिकाना था जोधपुर में, हम जाएंगे तो दक्षिणी जोधपुर में आता है घाणे राव, और घाणे राव ठिकाने के जो चित्रकार थे वो थे नारायण, छज्जू और कृपाराम। एक बार नाम आया हुआ है छज्जू का। खरवा एक ठिकाना था खैरवा, जालजी नारायण भाटी। मसूदा ठिकाना था माधोजी और राम चित्रकार थे यहाँ पर। जूनिया ठिकाना था, उसमें एक चित्रकार था प्रमुख चित्रकार चांद, और चांद ने एक चित्र बनाया था, पाबूजी का चित्र बनाया था 1658 ईस्वी में। तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज हमने दो चित्रकला शैलियों के बारे में अध्ययन किया है। एक तो है मेवाड़ चित्रकला शैली और एक है मारवाड़ चित्रकला शैली। दोनों के आप अच्छे से नोट्स बनाएं, और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल या परसों इसकी दूसरी क्लास भी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित हम टेस्ट पेपर लेंगे। जितना हमने पढ़ा है इनसे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ आता भी नहीं है, इन्हीं को आप बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।